नमस्ते स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 के लिए हिंदी विषय का अभ्यास करने जा रहे हैं और इसमें हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक का अभ्यास करेंगे। इसमें हम पाठ क्रमांक 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाइए। अपना स्थान स्वयं बनाए इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 1 है। इस पाठ में एक राजा था जो अपने मंत्री को काम के लिए एक उचित व्यक्ति की जरूरत होने की बात कहते हैं और फिर मंत्री एक व्यक्ति को राजा के कहे काम के लिए चुनता है और उसके बाद वो उस व्यक्ति को राजा के पास लेकर जाता है। अब राजा उस व्यक्ति को अपने पास काम के लिए रखता है या नहीं, इसकी कहानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे और अपना स्थान किस प्रकार से खुद को बनाना चाहिए इसका एक अच्छा सा संदेश हमें इस पाठ के माध्यम से दिया जा रहा है। चलिए तो हम प्रत्यक्ष पाठ के माध्यम से इस छोटी सी कहानी का आनंद लेते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका जन्म 29 मई 1961 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगड़ियों के पर पदयात्रा तथा माटी को माटी हो गई सोना आदि प्रमुख है। इनका निधन 9 मई 1995 ईस्वी सन को हुआ था। तो बच्चों, यहाँ पर हमने लेखक का परिचय जान लिया है। अब हम पाठ की तरफ जाते हैं। पाठ 2, अपना स्थान स्वयं बनाइए। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है। अब देखिए, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है या इस कहानी का क्या मूल्य है। तो बच्चों में कर्मठ का अर्थ क्या होता है कि कर्म की तरह ध्यान देना, कि हमें हमारे कर्म पर भरोसा होना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके फल भी हमें अच्छे ही मिलेंगे। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें बुरा ही मिलेगा। कर्म का अर्थ होता है कि काम करना, तो हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। और सदाचरी मतलब अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें क्या संदेश दिया है, तो हमें कर्मठ और सदाचरी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना। जचना मतलब पसंद आना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। अब देखिए, राजा ने अपने मंत्री से क्या कार्य कहा था, कौन सा काम करने के लिए कहा था। राजा ने मंत्री से कहा था कि उनको एक अच्छे आदमी की जरूरत है और मंत्री को वो विनती करते हैं कि अगर तुम्हारे नज़रों में, निगाह में का अर्थ होता है नज़र, अगर तुम्हारी नज़र में कोई उचित व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, तो तुम ध्यान में रखना कि मुझे को एक अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। जांच पड़ताल करना कि देखो, अब राजा के द्वारा मंत्री को काम बताया गया था, इसके लिए उसने बहुत सारे युवक देखे, लेकिन उन्होंने हर एक युवक को देखते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर उसने उनका राजा के मंत्री ने उस व्यक्तियों का परीक्षण किया और इस प्रकार जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक अच्छा लगा, पसंद आया, जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर
राजा के सामने पेश किया। अब देखिए मंत्री ने क्या किया, जब जिस व्यक्ति का चुनाव किया था राजा के यहाँ पर काम करने के लिए, वह युवक जो था वो ऑलरेडी एक जगह पर काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। लेकिन मंत्री को लगा कि यह जो युवक है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और उसको अगर राजा के पास काम मिल जाएगा तो वह और भी अच्छा कार्य कर पाएगा और उसका जीवन भी सुधर जाएगा। लेकिन क्यों पता है ना, क्योंकि राजा के पास काम करना एक कोई बहुत नसीबवान लोगों का यह काम होता है। तो या इस तरह उस मंत्री को लगता है कि यह युवक राजा के यहाँ पर काम करने के लिए उचित है, इसलिए वो जहाँ पर नौकरी कर रहा था उस नौकरी को उसने छोड़ने के लिए कहा। और मंत्री ने यह भी कहा कि राजा के पास अगर तुम काम करोगे तो यहाँ पर जो नौकरी कर रहे इससे ज़्यादा तुम्हारी प्रगति राजा के पास होगी। उन्नति होना, प्रगति होना, विकास होना, आश्वासन देना, उनको पूरा भरोसा देना। तो इस प्रकार मंत्री ने उस युवक को उसके विकास होने की, उसकी प्रगति उन्नति होने का विश्वास दिलाया और राजा के सामने लेकर आया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। अब देखिए मंत्री जी ने राजा के कहने पर एक युवक को राजा के पास काम के लिए तैयार किया था, जबकि वो पहले से ही अच्छी नौकरी कर रहा था। लेकिन मंत्री ने उसे उस नौकरी को छुड़ाकर राजा के पास उसके और अधिक प्रगति हो जाएगी, इसके लिए वो राजा के पास लेकर आता है। लेकिन जब राजा के पास मंत्री आता है तो राजा उसे कहते हैं कि मैंने आपसे ये बात कही थी, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है, और उस समय अगर मैंने कुछ बात की होगी तो मेरे मन में दूसरा विचार चालू होगा और उसी अंदाजे में मैंने आपसे वह बात कर ली होगी। लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है और मेरे पास अभी कोई काम पर रखने के लिए, कोई युवक को काम देने के लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है। तो उस समय मंत्री कहते हैं कि देखिए राजा साहब, राजा जी आपने मुझे एक कार्य बताया था, तो आपने कहा इसके लिए मैंने इस युवक को हजारों युवकों में एक चुनकर लाया हूँ और उसके पास जो अच्छी नौकरी थी उसको मैं छुड़ाकर उसको आपके पास लेकर आया हूँ। तो उस समय राजा कहते हैं कि उसके पास अब काम नहीं है। लेकिन मंत्री जी कहते हैं, इसके लिए राजा उसे कहते हैं, मंत्री को मैं इसे अपने दफ्तर में एक चपरासी के काम के लिए रख देता हूँ। अब देखिए चपरासी का कार्य तो कोई भी अच्छे व्यक्ति को पसंद नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि उसे बड़ा पद मिले और राजा के यहाँ तो सबको तो बड़ा ही पद अच्छा लगता है। लेकिन जब मंत्री जी को राजा बताते हैं कि उसके पास अभी कोई भी काम नहीं है उस युवक को देने के लिए, अब आपके कहने पर मैं उसको दफ्तर में चपरासी की नौकरी दे देता हूँ। वेतन 15 रुपये मिलेगा। वेतन मतलब सैलरी जिसे हम कहते हैं। तो राजा ने मंत्री को उस युवक को कितने रुपए वेतन देने का, तनख्वाह देने का बारे में कहा है, तो 15 रुपये तनख्वाह देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और यह बात सुनकर मंत्री जी को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। और यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर मंत्री जी को थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसने उस युवक को अपनी खुद की नौकरी छुड़ाकर राजा के पास उचित पद के लिए लाए थे और यह भी विश्वास उसको दिलाया था कि आपके यहाँ पर उन्नति हो जाएगी। लेकिन जब वो राजा के पास आते हैं तो राजा कहते हैं कि मैंने आपसे यह बात कही थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और अब मेरे पास कोई काम भी नहीं है। लेकिन मंत्री जी के इतना वो कह रहे तो कहते हैं कि मैं इसको चपरासी की नौकरी दे देता हूँ और 15 रुपये तनख्वाह दूंगा। तो यह बात सुनकर मंत्री जी को बुरा लगता है कि मैंने खामखा उस युवक का नुकसान करवा दिया। लेकिन
जो युवक था वह खुश था, क्योंकि उसके लिए वेतन से महत्वपूर्ण बात कौन सी थी कि उसको किस काम का मौका मिला था कि राजा के यहाँ पर काम या राजा की सेवा करने का मौका मिला। यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा वेतन तनख्वाह उसके लिए था। तो देखो यहाँ पर हमें इस युवक का एक नया दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है कि जो चीज़ मिल रही है उसमें वह समाधानी था, संतुष्ट था। अब वह यह सोच विचार करने में मन नहीं लगाता कि चलो इससे अच्छा तो मेरी पहली नौकरी अच्छी थी, लेकिन वह इस बात से खुश है कि मुझे राजा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। यह कहकर फिर वह युवक उस नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। मंत्री जी जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ। अब देखिए, जिस दफ्तर में राजा ने उस युवक को नौकरी दी थी चपरासी की, उस दफ्तर में मंत्री जी उसको लेकर जाते हैं और क्या देखते हैं कि वह जो दफ्तर था वह बहुत ही गंदा हुआ था। क्यों गंदा था? क्यों वहाँ पर धूल फैली हुई थी? क्योंकि वहाँ पर राजा कभी जाता नहीं था। वह शायद दफ्तर था वो हमेशा बंद रहा करता था और इसके लिए वहाँ पर वो धूल जमी हुई थी। और ये सारी बातें देखकर है ना मंत्री जी थोड़ा दुखी हो जाता है, परंतु युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अब देखिए, कहीं ना कहीं मंत्री जी के मन में थोड़ा खेद था, थोड़ा दुख था, लेकिन वह युवक वहाँ पर अपने मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि उसको जो काम मिला था उसमें वो खुश हो जाता है और उसे मंत्री जी से वो आभार व्यक्त करता है, कि कृतज्ञता व्यक्त करता है कि आपने मुझे अच्छा स्थान दिलाया है, आप उसका भी बिल्कुल जरा भी अफसोस ना करें। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। अब देखिए, युवक ने क्या किया, आराम से बैठा हो, कोई इंतज़ार करता रहा क्या कोई आएगा उस दफ्तर को साफ करेगा? नहीं, उसने क्या किया, खुद गया उस दफ्तर में और उस दफ्तर में फैली हुई सारी धूल, जो भी गंदगी फैली थी, उसे साफ करवा दिया और इस प्रकार उसे एक साफ सुथरा बड़ा शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। अब देखिए, वह दफ्तर में जितने भी कमरे थे वह सारे एक एक करके वह जांच पड़ताल करने लगा, साफ सुफ करने लगा और उसे पता चलता है कि एक जो कोठरी थी वहाँ पर है ना, राजा ने क्या किया था, उसके पास जो भी पत्र आते थे पिछले साल के, वो सारे उसने उस कोठरी में रख दिए थे। तो वहाँ पर उस कोठरी में लिफाफों का ढेर लगा हुआ था। उसने उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। अब देखिए, उस युवक ने क्या किया, एक ना निरीक्षण किया कि जो पत्र उसने देखे थे वहाँ पर लिफाफों के ढेर लगे हुए थे। तो अब आप देखो, ये राजा महाराजा के ज़माने की बात है, तो हमें पता है कि उस ज़माने में जो भी चीज़ भेजी जाती थी वहाँ पर सोने की मुहर लगाई जाती थी, रत्न जड़े जाते थे। तो उस युवक ने ऐसा ही देखा कि ये लिफाफे जो थे ना वो अधिक पर किसी अन्य राजा महाराजाओं के यहाँ पर जो भी शुभ अवसर होता था तो वह आमंत्रित करने वाले पत्र थे, और आमंत्रित करने वाले पत्रों में जो भी चीज़ें लगे होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो वैसे ही उस युवक ने देखा कि उस लिफाफों पे ये बहुत सारे रत्न, ऐसे छोटे छोटे रत्न और सोने की पच्चीकारियाँ जड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया, उस युवक ने कारीगर को बुलाया और उस लिफाफों पर जितने भी कीमती सामान लगे हुए थे वो लिफाफों में से अलग करवा दिया और फिर उनको इकट्ठा किया। रत्न थे, सोने की पिचकारियाँ थी या अन्य जो मूल्यवान चीज़ें थे उसको निकाल दिया और बाजार में जाकर बेच दिया।
सामान बेचकर उसे कई रुपया, कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। तो देखिए यहाँ पर उस युवक ने क्या किया, उसको जो काम मिला था उसको सही ढंग से काम किया उसने, उसमें से अच्छे चीज़ों को उसने देखा और उसको बेच दिया और उस बेचे हुए सामान से जो भी पैसा आया था उसे क्या किया उसने, उन पैसों से दफ्तर के लिए अच्छे से अच्छा फर्नीचर मंगा लिया और दफ्तर को सजाने के लिए अच्छे से चित्र मंगा लिए और जो भी पैसे फिर भी बचे थे उसमें क्या उन पैसों को उसने क्या किया, राजा के सरकारी खजाने में जमा करवा दिए। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी के इस पैराग्राफ में, इस सेशन में हमने क्या पढ़ा कि युवक की समझदारी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो कुछ काम मिला उसमें वह संतुष्ट था और उसे वह पूरे ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा था और जो भी चीज़ें उसको मिली थी उसमें से उसने उसका सही उपयोग किया। तो यहाँ पर हमें युवक का समझदारी का गुण दिखाई देता है। अब कहानी के आगे क्या होता है इसको हमें पढ़ना है, लेकिन इसकी पढ़ाई, इसका अभ्यास हम सेशन के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।